हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ दी गई आकृति में वस्तु x का मांग वक्र डी वक्र है। जैसे ही इस वस्तु की कीमत P1 से गिरकर P2 पर आ जाती है, उसकी मांगी गई राशि Q1 से बढ़कर Q2 पर पहुंच जाती है। खड़ी लकीरों से दर्शाया गया क्षेत्र समस्त लकीरों से दर्शाए गए क्षेत्र की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। E1 और E2 के बीच का वक्र। चल देखते हैं वक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये जो देख रहा है लोच इकाई के बराबर कहाँ हो, E1 और E2 के बीच। ठीक है, तो लोच इकाई के बराबर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि डी मांग वक्र है, जो वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। मांग वक्र बाएं गिरता हुआ है, जो ये स्पष्ट करता है कि जब मूल्य OP1 है, तो मांग की मात्रा OQ1 है। पर जब मूल्य घटकर OP2 हो जाती है तो मांग बढ़कर OP2 हो जाती है। मांग वक्र मूल लक्ष्य को स्पष्ट कर सकता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि अत्यंत ही ऊंचे मूल्य पर वस्तु की मांग शून्य होगी, पर मांग वक्र आधार अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। रेखा चित्र में E1 पर मांग की लोच इकाई से कम तथा E2 पर इकाई से अधिक होगी। रेखा चित्र में E1 और E2 के बीच के मांग वक्र का लोच इकाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कारकों वक्तव्य पर विचार कीजिए। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं जिसकी कीमत में गिरावट आ गई है। तो इसका आंसर जो है बी है। तो बी में क्या आता है, 1 और 3 सही है। मतलब 1 और 3 सही है। क्या है कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं जिसकी कीमत में गिरावट आ गई है। नंबर 3, ह्रासमान सीमांत उपभोक्ता का नियम, जिनके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवण होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मांग वक्र सामान्यतः नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। इसके नीचे प्रवण होने के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम। नंबर 2, सम सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम। नंबर 3, कीमतों में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किनका ताल्लुक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या, 1 और 3, यहाँ 1 और 3 सही है। व्यक्त अधिमान उपागम। नंबर 3, XLN का अनधिमान वक्र उपागम। इसकी व्याख्या देखते हैं।
उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित का ताल्लुक है। तो नंबर 1 व्यक्त अधिमान उपागम, नंबर 2 हिग्स एलन का अनुधिमान वक्र उपागम। अनिश्चितता की दशाओं में हिग्स एलन का क्रमवाचक सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता है, जबकि निश्चितता की दशा में संभव है। जबकि गणनावाचक दृष्टिकोण अनिश्चितता की दशा में उपभोक्ता के व्यवहार का वर्णन कर सकता है। व्यक्त अधिमान उपागम में सबल क्रमबद्धता की मान्यता से निश्चितता के साथ उपभोक्ता व्यवहार का वर्णन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता अधिशेष का क्षेत्र निम्न में से सही तौर पर दर्शाया गया है। तो ये आंसर देखते हैं। तो इसमें दर्शाया गया ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्र नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपभोक्ता बचत की विचारधारा के प्रतिपादक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट थे। उपभोक्ता की बचत को मार्शल ने गणनावाचक विधि तथा हिग्स ने अनुधिमान वक्र द्वारा स्पष्ट किया है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भुगतान करने को तैयार रहता है और वास्तव में वह जो भुगतान करता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है इसका। उपभोक्ता बचत बराबर होता है कुल उपयोगिता माइनस वास्तव में दी गई कीमत OPQT माइनस OPL QT तो बराबर होगा ट्रायंगल P1 और P1T। ये तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्लैडस्की समीकरण ताल्लुक रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कीमत प्रभाव के प्रतिस्थापन और आय प्रभावों के बीच वियोजन से। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्लैडस्की समीकरण कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। स्लैडस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में मौद्रिक आय में परिवर्तन लागत अंतर के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय की गई मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के बराबर होती है। इनके प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ऊंचे अनुधिमान वक्र पर चला जाता है, जिससे उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए आरेख दो वस्तुओं x और y के आय उपभोग वक्रों का द्योतन करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रतिबंधों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दे रखा सी 2 और 3 सही है। तो पहला क्या है 2 नंबर। फर्स्ट में क्या देखा का वक्र वस्तु y को सामान्य वस्तु के रूप में दर्शाता है। नंबर 3 सेकेंड का वक्र वस्तु x को सामान्य वस्तु के रूप में दर्शाता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं।
उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करने वाला वक्र आय वो वक्र कहलाता है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय उपभोग वक्र धनात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक होता है तो निम्न वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है, जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है। रेखाचित्र चेक कर लीजिए। क्या देखिए, उपरोक्त रेखाचित्र में आय उपभोग वक्र बाह्य वस्तु के प्रति झुकता चला गया, अतः बाह्य वस्तु संवर्ग वस्तु एक्स वस्तु निम्न वस्तु है। इसी तरह रेखाचित्र बी में आय उपभोग वक्र एक्स वस्तु की ओर झुकता चला गया, अतः एक्स वस्तु सामान्य वस्तु तथा बाह्य वस्तु निम्न वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब 1 और 4 सही है। क्या है 4? समान मात्रा आइसोक्वेंट वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। नंबर 4, समान मात्रा वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या करते हैं। सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिनके प्रयोग से उत्पादक को समान उत्पाद प्राप्त होता है। सम उत्पाद वक्र की विशेषता निम्न है। नंबर 1, सामान्य मात्रा आइसोक्वेंट वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। बी, समान मात्रा वक्र मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होते हैं। सी, समान मात्रा वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। डी, ऊंचा समान मात्रा वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है। ई, समान मात्रा वक्र कभी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूर्ण कारक बाजार की दशाओं में किसी फर्म को पूंजी और श्रम का लाभ अधिकतमी कारक मेल तब प्राप्त होगा जब, ऑप्शन नंबर डी सही है, MRPL अपान PL बराबर MRPC अपान PC बराबर 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्ण कारक बाजार की दशाओं में किसी फर्म को पूंजी और श्रम का लाभ अधिकतमीकरण तब होगा जब श्रम का सीमांत आय उत्पाद MRPL एवं श्रम की कीमत पूंजी की सीमांत आय उत्पाद एवं पूंजी की कीमत के बराबर हो, अर्थात MRPL अपान PL बराबर MRPC अपान PC = 1। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कारक के सीमांत आय उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उस कारक की निर्दिष्ट में वृद्धि होने पर घटने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं? तो इसका आंसर डी है। इसके सारे ऑप्शन ठीक हैं, 1 2 3 4 सही हैं। ह्रासमान सीमांत प्रतिफल का तकनीकी प्रभाव। नंबर 2, किसी कारक की प्रतिस्थानीयता की घटती दर। किसी कारक की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। उत्पाद की सीमांत आय में गिरावट आने की प्रवृत्ति। ठीक है, डी सही आती है। इसकी व्याख्या करते हैं। किसी कारक के सीमांत आय उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित दशाएं उस कारक के निर्दिष्ट में वृद्धि होने पर घटने की प्रवृत्ति दिखाती है। उदाहरण सीमांत प्रतिफल का तकनीक कारक किसी कारक की प्रतिस्थापनीयता की घटती दर, किसी कारक की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, उत्पाद की सीमांत आय में गिरावट आने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
काप डगलस के निम्नलिखित उत्पादन फलन बराबर ए एल घात अल्फा के घात बीटा अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 पर विचार करते हुए प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में वर्धमान अनुमापी प्रतिफल। नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 बी ह्रासमान अनुमानी प्रतिफल। नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 स्थिर अनुमापी प्रतिफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है। ह्रासमान कारक प्रतिफल अल्फा बीटा लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्धमान अनुमापी प्रतिफल अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 बी ह्रासमान अनुमानी प्रतिफल अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 स्थित अनुमापी प्रतिफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ह्रासमान कारक प्रतिफल अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 वस्तु एक्स के लिए बाजार मांग इस प्रकार दी गई है क्यू एक्स बराबर 25 की और उसकी बाजार आपूर्ति क्यू एक्स इक्वल टू 3 तो संतुलन कीमत पी और राशि की क्रमशः होगी। तो इसका आंसर क्या सही है, मतलब 5 और 15 सही है, यानी ये सही है। इसको देख लीजिए, आप कर लीजिए, मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ आपको। बता दीजिए तो मैं समझा भी दूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक हिताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का दोहन करती है। तो इसका आंसर चेक कर लेते क्या है। नंबर 1 ऑप्शन सॉरी तो इसका ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ क्या है। बी 2 और 3, इसका आंसर है बी 2 और 3। 12 का आंसर बी 2 और 3। दो 3 इसका आंसर। तो हम इसको टिक कर देते हैं 2 और 3 2 और 3। तो यानी बी है 2 और 3। तो इसकी व्याख्या देख लेते 2 और 3 में क्या है। सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पाद के बराबर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। निम्नांकित दशाएं कारक बाजार में एक हिताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतक है। सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। बी सीमांत कारक लागत और सीमांत आय उत्पाद के बराबर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ए और एम आर का सही संबंध दर्शाती है। एक्स बराबर मात्रा बैच बराबर ए आर और एम आर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये वाली जो है ना वो दर्शाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अधिकार के अंतर्गत एक अधिकारी का मांग वक्र औसत आय वक्र एक ही होता है जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एक अधिकार में एम आर सदैव कीमत से कम होता है तथा एम आर विकल्प का ढाल ए आर वक्र से कम होती है, जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है। रेखाचित्र में ऐसे स्पष्ट है कि ए व बी बिंदु के बीच जितनी दूरी है वह बी तथा सी बिंदु के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं।
सॉरी हिल जा रहा है, इसकी ध्यान रखिएगा। इतनी व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बना के अच्छा वीडियो बना के जो आपके काम आए, और एक क्वेश्चन ज़रूर आपके काम आएंगे, गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से डीजल और बस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त आपूर्ति का तात्पर्य एक आपूर्ति तभी अर्थवान है जब दूसरी वस्तु की आपूर्ति हो रही हो। डीजल के बिना बस की आपूर्ति शून्य होगी। इस प्रकार डीजल और बस का संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रोसवाल्ड की परिभाषा के अनुसार एकाधिकार शक्ति की मात्रा आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, मांग की कीमत प्रतिरोध पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसकी व्याख्या देते हैं। रोसवाल्ड की परिभाषा के अनुसार एकाधिकारी शक्ति की मात्रा मांग की कीमत प्रतिरोध पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लर्नर के एकाधिकार शक्ति के माप को ऊर्ध्वतन नहीं करता? प्रतीकों का अर्थ सामान्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, 1 - MR/P। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। लर्नर के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति शून्य होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। फिर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी शक्ति माप निम्नवत है। एकाधिकारी शक्ति बराबर AR - MC/AR, P - MC/P। क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्या सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ शामिल कीजिए और सूचियों के नीचे दे पूर्व आपको पढ़ते क्षेत्र का चयन कीजिए। सूची पर सूची सेकंड। ए, बिक्री आय अधिकतमीकरण गोमोल से संबंधित है। प्रवेश निरोध कीमत आपकी बेन से संबंधित है। प्रबंधकीय विवेक आपका विलियमसन से संबंधित है। गोमोल, बेन और विलियमसन, ठीक है। इसकी व्याख्या देगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिक्री आय अधिकतमीकरण बराबर गोमोल, प्रवेश निरोध कीमत निर्धारण बराबर बेन, और प्रबंधकीय विवेक जो है विलियमसन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक क्रेताधिकारी की संतुलन स्थिति की पूर्ण प्रतियोगी बाजार के किसी उत्पादक के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ऑप्शन सही सी सही है। इसका देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। सी ऑप्शन इसका है। उत्पादक की तुलना में एक क्रेताधिकारी की कीमत कम और उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एक क्रेताधिकारी की संतुलन स्थिति की पूर्ण प्रतियोगी बाजार के किसी उत्पादक के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक की तुलना में एक क्रेताधिकारी की कीमत कम और उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कुल लागत पर कीमत निर्धारण लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। एकल उत्पाद, एकल प्रक्रिया, एकल बाजार के मामले में तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कुल लागत पर कीमत निर्धारण एकल उत्पाद, एकल प्रक्रिया एवं एकल बाजार के मामले में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 20। जॉन रॉबिन्सन के किराए के आधुनिक सिद्धांत का कथन है कि किराया भूमि के इस्तेमाल के लिए की गई
वास्तविक अदायगी और, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके अंतरण अर्जनों का अंतर है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉन रॉबिन्सन के किराए के आदमी सिद्धांत का कथन है कि किराया भूमि के इस्तेमाल के लिए की गई वास्तविक अदायगी और उसके अंतरण अर्जना का अंतर है। तो लागान इक्वल टू साधन के वास्तविक माइनस स्थानांतरण आए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम कैलेस्की का व्यस्त वितरण का सिद्धांत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देख लेते हैं क्या है। कुल लागत पर कारक कीमत निर्धारण सिद्धांत, इसकी व्याख्या चेक कर लेते हैं। एम कैलेस्की का व्यस्त वितरण का सिद्धांत कुल लागत पर कारक कीमत निर्धारण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22। अपने योजन एडिंग अप में आयलर यह मानकर चला है कि प्रतिस्थापन की लोच ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने योजन एडिंग अप में आयलर यह मानकर चलते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए और निसूचियों के निचले कोट का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्या है? वितरण का किंचित सिद्धांत, सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं क्या क्या इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको इससे अंदाजा लग रहा है। व्याख्या देख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24 चेक कर लीजिए। वस्तु एक्स की कीमत का विनिमय पी एक्स बन किया गया है जो कि अधिनियमित कीमत से कम है, जो कि अतिरिक्त कीमत विनिमय की कल्याण हाल निम्नलिखित अंक द्वारा निजी क्षेत्र प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक है 1 और 2। तो उसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त रेखाचित्र में कीमत विनिमय की कल्याण हानि 1 और 2 अंक द्वारा निजी क्षेत्र प्रदान करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किन्हीं दो वस्तुओं का पेरिटो वितरण निम्नलिखित की अपेक्षा रखता है प्रतिमा अर्थ सामान्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसकी देख लेते हैं क्या है। MRS1 XY बराबर प्लस MRS2 XY। धन्यवाद।